खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। दिल्ली में 22-23 जून को आयोजित होने वाली 16वीं BRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लेने चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ रहे हैं। भारतीय NSA अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहे इस दौरे में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की भी संभावना है। सितंबर 2026 में भारत की अध्यक्षता में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन से पहले इस महत्वपूर्ण बैठक में वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज 19 जून को अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के अच्छे सांसद, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संवैधानिक मूल्यों के प्रति राहुल के समर्पण और हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाज़ उठाने की तारीफ की। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने 7 में से 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के नेतृत्व में मिली इस कामयाबी के दौरान भाजपा के 3 और JDS के 8 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। इस चुनाव के बाद 75 सदस्यीय उच्च सदन में कांग्रेस की ताकत बढ़कर 39 हो गई है, जबकि भाजपा की सदस्य संख्या घटकर 28 और JDS की सिर्फ 6 रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर हिंदी में एक वीडियो मैसेज शेयर कर पीएम मोदी को विदाई दी। मैक्रों ने भारत फ्रांस की दोस्ती अमर रहे का नारा देते हुए पीएम मोदी को अपना प्रिय मित्र बताया। G7 शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के बाद आई इस विदाई पर पीएम मोदी ने भी मैक्रों का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वायरल वीडियो को 2 स्वतंत्र फोरेंसिक रिपोर्टों के आधार पर पूरी तरह फर्जी बताया है। मान के अनुसार जांचे गए 191 फ्रेमों में से एक भी उनकी शारीरिक बनावट से मेल नहीं खाता। राजनीतिक साजिश को रचने, इसे फंड देने और नकली वीडियो वायरल करने में शामिल देश विदेश के हर दोषी को बेनकाब करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सराफा बाजार में आज 19 जून को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मची बिकवाली के असर से खुदरा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 510 रुपये घटकर 147,150 रुपये पर आ गया। वहीं चांदी खरीदारों को बड़ा फायदा हुआ है, जहां प्रति किलोग्राम दाम 370 रुपये की बड़ी टूट के साथ 330 रुपये के स्तर पर पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ग्लोबल दिग्गज कंपनी एक्सेंचर द्वारा रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान घटाए जाने के बाद शुक्रवार को भारतीय IT सेक्टर में भारी बिकवाली दर्ज की गई। इस कमज़ोर आउटलुक के कारण निफ्टी IT इंडेक्स 6.5% तक टूट गया, जिससे इन्फोसिस का शेयर कारण डाई 8.34% और TCS समेत अन्य दिग्गज शेयर धड़ाम हो गए। इस तबाही से महज कुछ ही घंटों में IT निवेशकों के करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे के कथित गबन की चल रही SIT जांच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की अनर्गल बयानबाजी से बचे। CM योगी ने स्पष्ट किया कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने सबूत होने पर उन्हें SIT को सौंपने का आग्रह किया ताकि सच्चाई सामने आ सके। कतर के रास लाफान टर्मिनल से 370 मीट्रिक टन LNG लेकर दिशा जहाज शुक्रवार सुबह गुजरात के दहेज पोर्ट पहुंच गया है। पेट्रोनेट LNG के लिए चार्टर यह जहाज तनावग्रस्त हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरा है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ईरान समझौते के बाद इस महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्ग से जहाज़ों की आवाजाही अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की अहम बैठक में जैसे ही राहुल गांधी ने प्रवेश किया, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरज्ञ शोर से देश का PM कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो का नारा लगाया। इस नारे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राहुल गांधी काफ़ी
देर तक मुस्कुराते रहे। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का आह्वान किया। पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतंत्र और 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य की सराहना की। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश की जीडीपी और एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हुई है, जबकि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम मोदी ने भारत को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद पार्टनर बताया। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर मुंबई में दोनों गुटों द्वारा कल एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का भव्य कार्यक्रम गोरेगांव के नेस्को सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का आयोजन सायन के षणमुखानंद सभागृह में होगा। इस बार सबकी नजरें उद्धव गुट से अलग हुए उन 6 बागी सांसदों पर टिकी है, जिनके इस मंच से शिंदे गुट में शामिल होने की प्रबल संभावना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष शासन और राजधर्म का पालन करने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेकर राजनीतिक मर्यादा की मिसाल पेश की। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष के गढ़ रहे आजमगढ़, रामपुर और मैनपुरी जैसे जिलों में बिना किसी राजनीतिक प्रतिशोध या भेदभाव के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यूनिवर्सिटी और जल जीवन मिशन जैसी बड़ी विकास योजनाएं पहुंचाकर सबका साथ सबका विकास की नीति को धरातल पर सच साबित किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम से निवेशकों को मुकेश अंबानी से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले एक साल में शेयरों में गिरावट से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू कम हुई है। बाजार को इस बैठक में जियो के करीब $4 अरब के मेगा आईपीओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कमर्शियल रोडमैप और न्यू एनर्जी बिजनेस के भविष्य को लेकर बड़े ऐलानों का बेसब्री से इंतजार है। वित्त वर्ष 2025-2026 में कंपनी का राजस्व 10% बढ़कर 11.8 लाख करोड़ रुपए होने के बावजूद निवेशक अब सिर्फ मजबूत वित्तीय आंकड़ों के बजाय रिलायंस के बड़े निवेशों से वास्तविक रिटर्न और वैल्यू अनलॉकिंग के ठोस संकेत चाहते हैं। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान को लेकर उठे विवाद की जांच। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय एसआईटी कर रही है। आरोपों के मुताबिक दानपात्रों से निकलने वाली नकदी की गणना और उसे बैंक में जमा करने की प्रक्रिया के बीच से बड़ी रकम गायब की गई, जिसे मनी इन मनी आउट गड़बड़ी कहा जा रहा है। जांच का मुख्य फोकस चंपत राय, अनिल मिश्रा और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव सहित प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका, सीसीटीवी निगरानी और महज 12 से 18 हजार रुपये वेतन पाने वाले संदिग्ध कर्मचारियों की करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति के स्रोतों का पता लगाना है। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी कुणाल और दिया के कॉलेज के दिनों से चले आ रहे प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें सिसली ट्रिप के दौरान बिंदास एली की एंट्री से एक नया मोड़ आता है। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म दोस्ती, अट्रैक्शन और आज की जनरेशन के रिश्तों की उलझनों को बेहद कूल और चिल आउट अंदाज में बयां करती है, जो युवाओं के वाइब चेक पर पूरी तरह खरी उतरती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी के पास करीब 30 करोड़ रुपए के भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ के लिए ड्राफ्ट दाखिल किया है। इसके मुताबिक बीएसई पर एनएसई के मुकाबले दोगुनी कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन कैश मार्केट में 93% और इक्विटी से वैसेलेशन और क्वेश्चन के बाद बीएसई पर एनएसई के मुकाबले दोगुनी कंपनियां लिस्टेड है। फ्यूचर्स में 99.8% हिस्सेदारी के साथ ट्रेडिंग और मुनाफे में एनएसई का ही एक तरफा दबदबा है। वित्त वर्ष 2026 में 302 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाने वाला एनएसई दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बना हुआ है। आईपीओ ऑफर फॉर सेल के तहत आएगा और इसके शेयर बीएसई पर लिस्ट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस दौरे पर पीएम करीब 12
200 करोड़ रुपए के बजट वाली फसल बीमा योजनाओं की शुरुआत करेंगे और डिजिटल कृषि मिशन के तहत एक आधुनिक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 213 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 49 सड़क परियोजनाओं और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का भी उद्घाटन किया जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 अनिवार्य नहीं है। यदि नियोक्ता ने अभी तक यह दस्तावेज जारी नहीं किया है तो कर्मचारी अपनी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26 और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की मदद से भी आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार बिना फॉर्म 16 के ITR भरने पर आय या TDS के आंकड़ों में गड़बड़ी होने का जोखिम रहता है, जिससे आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। इसलिए सभी टैक्स दस्तावेजों का बारीकी से मिलान करना बेहद ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।